गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख रहे थे विंडो फंक्शंस के ना। नेक्स्ट स्लाइड। विंडो कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने विंडोज हमने अभी तक पढ़े, रेक्टेंगुलर, हैनिंग, हैमिंग, ब्लैकमैन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, केजर को कंसीडर नहीं किया गया इस लिस्ट में क्योंकि केजर एक जनरलाइज्ड टाइप का विंडो है। जैसे जैसे आपकी स्पेसिफिकेशंस होंगी वैसे वैसे केजर विंडो का मेन लोब होगा, वैसा ही उसका साइड लोब होगा, उसी के अकॉर्डिंग पीक पास बैंड अटेन्युएशन होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर, हैनिंग, हैमिंग और ब्लैकमैन, ये चार विंडोज आपके सामने हैं। इन चारों का मेन लोब, मेन लोब बाय साइड लोब एंड पीक पास बैंड रिपल, ये तीन चीज आपको गिवन है। एक्चुअली पास बैंड ने पीक स्टॉप बैंड रिपल होना चाहिए, इट्स पीक स्टॉप बैंड रिपल, ये आपको गिवन है। ठीक है, दिख रहा है रेक्टेंगुलर विंडो का कितना है, 4 पाई बाय एम प्लस 1। हैनिंग विंडो का मेन लोब इससे ज्यादा है, 8 पाई बाय एम। सेम हैनिंग और हैमिंग का जो मेन लोब है लगभग बराबर, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक ना, लेकिन मेन लोब और साइड लोब के बीच में जो आपका डिफरेंस है, पीक मेन लोब और पीक साइड लोब, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहां पर रेक्टेंगुलर विंडो में -13 dB, हैनिंग विंडो में -32 dB, हैमिंग विंडो में -43 dB। ठीक ना, और ब्लैकमैन विंडो में -58 dB। तो मेन लोब और साइड लोब के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना छोटा, मींस उतना कम आपका साइड लोब लेवल होगा, उतना ज्यादा अटेन्युएशन आपके साइड बैंड में होगा। ठीक है, स्टॉप बैंड में उतना ज्यादा अटेन्युएशन होगा। ठीक, तो ये जितना ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा मेन लोब और साइड लोब में, उतना बड़ा, उतना ज्यादा आपका अटेन्युएशन होगा स्टॉप बैंड में। ठीक, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर ऐसा लगता है कि ब्लैकमैन विंडो इज द मोस्ट सुटेबल विंडो, ब्लैकमैन विंडो इज द मोस्ट सुटेबल विंडो अमंग ऑल दीज विंडोज। लेकिन चूंकि ब्लैकमैन का कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, ज्यादा कैलकुलेशंस हैं, इस वजह से हैमिंग विंडो भी हम प्रिफर कर लेते हैं। ठीक, इट इज क्लियरली सीन दैट a wider transition region means a wider main lobe is compensated by much lower side lobes and thus less ripples। ठीक ना, जितना बड़ा आपका मेन लोब होगा उतना छोटा आपका साइड लोब होगा और उतना ही ज्यादा अटेन्युएशन होंगे, उतने कम रिपल्स होंगे आपके स्टॉप बैंड में। नाउ फिल्टर रियलाइज्ड विद रेक्टेंगुलर एंड हैनिंग विंडोज, ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है हैनिंग विंडो के और रेक्टेंगुलर विंडो के कि क्या क्या डिफरेंस आता है। एक ये रेक्टेंगुलर विंडो आपके सामने गिवन है, रेक्टेंगुलर विंडो से आपके फिल्टर का रियलाइजेशन किया गया है, और जब आपने रेक्टेंगुलर विंडो का रियलाइजेशन किया फॉर m इज इक्वल टू 16, तो आपको दिख रहा है कि पास बैंड और स्टॉप बैंड दोनों में ही आपके रिपल्स हैं और ये रिपल्स अटेन्युएशन कॉज करते हैं। M16 है, और इसी M16 के लिए जब हमने हैनिंग विंडो को रियलाइज किया, हैनिंग विंडो को रियलाइज किया, तब हमें क्या मिला, रिपल्स बहुत कम। देखो है रिपल लेकिन बहुत कम है। ठीक ना,
यहां भी है हल्के रिपल, यहां भी है हल्के रिपल, लेकिन कम है इन कंपैरिजन टू रेक्टेंगुलर। तो हैनिंग विंडो में रेक्टेंगुलर के कंपैरिजन में रिपल्स बहुत कम होंगे। अच्छा, अब हैनिंग में ही जब हम एम बढ़ाते हैं तब क्या होता है? फिल्टर ऑर्डर जब हम इंक्रीज करते हैं तब देखो लेफ्ट वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कुछ ज्यादा रिपल्स, जबकि राइट वाले में रिपल्स यहां पर आप देखेंगे कम दिख रहे होंगे स्टॉप बैंड में। पास बैंड में भी जो ये एक वेव सा ऐसा बन रहा है, इस टाइप सा बन रहा है, ये स्टॉप बैंड में नहीं दिख रहा, इसमें दूसरे वाले पिक्चर में नहीं दिख रहा है। बस एक बार ये पल्स आई, उसके बाद स्ट्रेट गई, फिर उसके बाद यहाँ एक पल्स आई, उसके बाद नीचे चली गई। ये इस टाइप का आपका पिक्चर दिख रहा है। मींस हैनिंग विंडो में ही जब हम फिल्टर लेंथ बढ़ाते हैं, फिल्टर ऑर्डर बढ़ाते हैं, तो उससे हमारे फिल्टर का रिस्पांस अच्छा हो जाता है। और ट्रांजिशन विड्थ भी आप देखेंगे, ट्रांजिशन विड्थ यहां पर रेक्टेंगुलर में ट्रांजिशन विड्थ कम है, जबकि हैनिंग में ट्रांजिशन विड्थ ज्यादा है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन विड्थ ज्यादा है, इसको कंपनसेट कर देता है कम रिपल्स, ठीक ना? और यहां कम है तो यहां पर रिपल्स ज्यादा हो जाते हैं। और इसी हैनिंग में जब आप एम की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, फिल्टर लेंथ या फिल्टर ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, तब आपको क्या मिलता है? तब आपको ट्रांजिशन विड्थ पतला मिलने लगता है, ट्रांजिशन विड्थ कम होने लगता है। ठीक है ना? कुछ विंडो फंक्शंस जो अभी तक हमने पढ़े उनका समरी। रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन क्या है? WRN is equal to 1 for minus of n minus 1 by 2 to plus of n minus 1 by 2 and 0 otherwise, or WRN is equal to 1 for 0 to n minus 1 and 0 otherwise। दोनों स्केल पर आपको विंडो फंक्शंस गिवन है। एक जब आपका n माइनस ऑफ n माइनस 1 by 2 से प्लस ऑफ n माइनस 1 by 2 वेरी करता है, और दूसरा जब n आपका 0 से n माइनस 1 वेरी करता है। दोनों कंडीशन में रेक्टेंगुलर विंडो या किसी भी विंडो के फंक्शंस गिवन है। जब आप ट्रायंगुलर विंडो का फंक्शन देखते हैं तो ट्रायंगुलर विंडो का फंक्शन दिखता है 1 minus 2n divided by n minus 1, where n is in between minus of n minus 1 by 2 to n minus 1 by 2, और WTN triangular window is equal to 1 minus 2 n minus n minus 1 by 2 divided by n minus 1, where n is in between 0 to n minus 1 and 0 otherwise। तो हमने ये वाला फॉर्मूला वहां देखा था जब हम ट्रायंगुलर विंडो देख रहे थे, तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। एक ये भी आपके सामने फॉर्मूला है, और दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों ही ट्रायंगुलर विंडो के हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में n आपका वेरी करता है फ्रॉम माइनस ऑफ n माइनस 1 बाई 2 टू n माइनस 1 बाई 2, और दूसरे में 0 से n माइनस 1। जो पहला वाला है वो कॉजल सिस्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला कॉजल सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, और हमें कॉजल ही चाहिए होता है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं ऊपर वाले को, तो इसको हमें कॉजल बनाना पड़ेगा। ये जो 0 से पहले वाले टर्म्स है, इनको हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब ये कॉजल बन पाएगा। ठीक है। हैनिंग विंडो, हैनिंग विंडो WHN n 0.5 plus 0.5 cos 2n pi divided by n minus 1, यही फंक्शन हमने उधर भी देखा था। यहां 0.5 की जगह 1 by 2 था,
और दूसरा फंक्शन इसी का हैनिंग विंडो का क्या बनता है, सेम फंक्शन है, बस बीच में यहां माइनस का साइन आ जाता है, जहां प्लस था यहां पर माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब प्लस रखेंगे तो एन आप तो सिस्टम आपका कॉजल नहीं रहेगा, उसको कॉजल बनाने के लिए उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरा वाला सिस्टम है वो कॉजल है, क्योंकि वो 0 से n-1 तक वेरी कर रहा है उसमें n। ठीक है, अगला विंडो है हैमिंग विंडो। इसमें भी ऐसा ही है, एक सिस्टम कॉजल है, दूसरा सिस्टम कॉजल नहीं है, नॉन कॉजल है। तो जो नॉन कॉजल है, जिसमें n वेरी करता है -n-1/2 से +n-1/2, उसका फार्मूला आपका आता है, फंक्शन आपका आता है 0.54 प्लस 0.46 cos 2n pi by n-1 एंड 0 अदरवाइज। और जो आपका कॉजल सिस्टम है उसमें यही प्लस की जगह माइनस साइन आ जाता है, 0.54 माइनस 0.46 cos 2n pi divided by n-1। तो अगला विंडो आपका आता है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन विंडो का जो फंक्शन है वो भी एक कॉजल और एक नॉन कॉजल। कॉजल जब आपका n वेरी करता है 0 से n-1, और नॉन कॉजल जब आपका n, ये जो 0 लिखा है यहां n होना चाहिए इस जगह स्मॉल n। ठीक है, तो ये है नॉन कॉजल और ये है कॉजल। डिफरेंस ध्यान देना, दोनों फंक्शंस में कोई भी एक लर्न रखोगे तो दूसरा बना सकते हो, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। देखो सारी वैल्यू सेम है, 0.42 माइनस 0.5 cos 2 pi n डिवाइड बाई n-1 प्लस 0.08 cos 4 pi n डिवाइडेड बाई n-1, सारी वैल्यू सेम है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जब आपका सिस्टम नॉन कॉजल होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, जब कॉजल होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। यहां पर जब हैमिंग विंडो देखते हो, इसमें भी देखो यहां प्लस है यहां माइनस है, नॉन कॉजल में प्लस है कॉजल में माइनस है, इधर भी हैमिंग में भी नॉन कॉजल में प्लस है कॉजल में माइनस है। ठीक ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी होंगी और ध्यान रख के आप इसको करेंगे तो सही बनेगा। एंड केजर विंडो, केजर विंडो का जो फंक्शन है उसमें आपका बेसल्स फंक्शन आता है, बेसल्स फंक्शन। इसमें आप इस वाले फंक्शन को ही कंसीडर करें जो नॉन कॉजल वाला है, इसको फिर आप शिफ्ट कर देंगे, कॉजल वाले में जाएंगे तो टिपिकल थोड़ा सा पड़ेगा, कैलकुलेशन लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ये जो आपका नॉन कॉजल वाला है ये लर्न करने में आसान है कुछ नहीं। यहाँ जो ये 1 है, 1 की जगह n-1/2 का स्क्वायर है। ठीक, ये जो आपका ये वाला टर्म है 2n बाई n-1, इसकी जगह है n-1/2 का स्क्वायर। ऐसे ही ये जो अल्फा है, अल्फा की जगह है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई n-1/2। ये तीन चेंजेस आप जैसे ही करेंगे ये आपका नॉन कॉजल कॉजल बन जाएगा। ठीक है, नॉन कॉजल कॉजल बन जाएगा, लेकिन बात यह है कि आप लर्न अगर इसको रखें नॉन कॉजल वाले को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह आसान है लर्न करना, इसको लर्न करने के बाद आप इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको शिफ्ट कर देंगे, कॉजल बना लेंगे। ठीक है ना, स्पेसिफिकेशंस फॉर विंडो डिजाइन मेथड, necessary specifications for window design method. Omega c, that is cutoff frequency, delta maximum pass band ripple, ये डेल्टा होगा
डेल्टा ओमेगा ट्रांजिशन बैंडविड्थ, ठीक ना, ट्रांजिशन बैंडविड्थ, और ये है आपका डेल्टा डब्ल्यू एम विच इज विड्थ ऑफ द मेन लोब, विड्थ ऑफ द मेन लोब, यह है डेल्टा डब्ल्यू एम, ठीक है। ये वाला जो यहां नीचे दिख रहा है ये पोर्शन है आपका डेल्टा डब्ल्यू एम विच इज विड्थ ऑफ द मेन लोब, क्योंकि जो विड्थ ऑफ द मेन लोब है उसी से आपका ये रीजन जनरेट होता है, ट्रांजिशन रीजन, और हमेशा जो मेन लोब विड्थ है वो आपके ट्रांजिशन रीजन से बड़ा होगा। ट्रांजिशन रीजन आपका यही है इतना, ठीक ना, लेकिन मेन लोब विड्थ यहां से लेकर यहां तक है, तो मेन लोब विड्थ हमेशा ट्रांजिशन बैंड विड्थ से बड़ा होगा। डेल्टा जो आपका है 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा, यह है आपका पास बैंड रिपल। जनरली इसको हम लिखते हैं डेल्टा 1 और इसको लिखते हैं डेल्टा 2, ये कह सकते हैं डेल्टा पी और इसको कह सकते हैं डेल्टा एस, ठीक है। यहां पर आपका आता है पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, और यहां पर आपका आता है नीचे इस जगह स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, ठीक ना। तो स्पेसिफिकेशन में आपको क्या गिवन होगा, ओमेगा पी, ओमेगा एस, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये इतनी वैल्यूज आपको गिवन होंगी और इन वैल्यूज से आपको अपना फिल्टर डिजाइन करना है। अब ओम्स ओमेगा सी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ओमेगा सी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है एफआईआर फिल्टर में। हम ये मान के चलते हैं कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का मिड पॉइंट है, मेगा पी और मेगा एस का मिड पॉइंट है। एफआईआर फिल्टर में हम ये मान के चलते हैं कि ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस डिवाइडेड बाय 2, ठीक ना, यह है ओमेगा सी। यहां से आप ओमेगा सी कैलकुलेट कर सकते हैं। पास बैंड स्टॉप बैंड रिपल्स, पास बैंड स्टॉप बैंड रिपल्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन डीबी, जनरली उसको हम डीबी में ही एक्सप्रेस करते हैं। पास बैंड रिपल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 20 log base 10 1 plus delta p, 20 log base 10 1 plus delta p, this is the pass band ripple। और स्टॉप बैंड अटेन्युएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो स्टॉप बैंड अटेन्युएशन कितना होता है, -20 log base 10 डेल्टा एस, बेसिकली है 20 log base 10 डेल्टा एस ही, माइनस साइन हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वो डिक्रीजिंग स्लोप है, अदरवाइज है वो 20 log base 10 डेल्टा एस, ठीक। The band edge frequencies omega s and omega p are often called corner frequencies, corner frequencies। Summary of window design procedure, तो डिजाइन प्रोसीजर क्या है विंडो मेथड का, आइडियल फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स या कहें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हैज इनफिनाइट इंपल्स रेस्पॉन्स। जो फिल्टर हमें बनाना है जिसका स्पेसिफिकेशन हमें गिवन है, उस फिल्टर का जो इंपल्स रेस्पॉन्स है वो इनफिनाइट है, उसको हमें ट्रंकेट करना है। टू बी इंप्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस इट हैज टू बी ट्रंकेटेड, उसको हमें ट्रंकेट करना है। और चूंकि वो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट है तो ट्रंकेट करने के बाद उसको हमें शिफ्ट करना है राइट में, कॉजल बनाना है, ठीक।
Truncation is just pre-multiplication by a rectangular window. The first of a large order has a narrow transition band. The filter of a large order has a narrow transition band. However, sharp discontinuity results in side lobe interference independent of the filter's order and shape, which is called Gibbs phenomena. मतलब ये है जो हमने अभी तक देखा उसी का समरी यहां लिखा गया है कि एक रेक्टेंगुलर विंडो से पहले अगर हम टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें फंक्शन का, तो उसको ट्रंकेशन कहते हैं। बिल्कुल वही काम हमने किया है। और जितना ज्यादा आपका फिल्टर ऑर्डर होगा उतना पतला ट्रांजिशन बैंड होगा, लेकिन जो शार्प डिसकंटिन्यूटी है रेक्टेंगुलर विंडो की, उसकी वजह से साइड बैंड में गिब्स फिनोमिना की वजह से साइड बैंड में रिपल्स आ जाते हैं। Windows with no abrupt discontinuity can be used to reduce Gibbs oscillations. ऐसे विंडोज जिसमें अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी ना हो, जिसमें शेप कुछ कर्व्ड हो, डिसकंटिन्यूटी अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी ना हो, शेप कर्व्ड शेप हो, ऐसे विंडोज को हम अगर यूज करते हैं तो उससे गिब्स ऑसिलेशन से छुटकारा पाया जा सकता है, वहां गिब्स ऑसिलेशन रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे हैनिंग, हेमिंग, ब्लैकमैन, इन विंडोज में गिब्स फिनोमिना कम आता है, गिब्स ऑसिलेशन कम आता है। विंडोड एफआईआर फिल्टर डिजाइन प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट, सेलेक्ट अ सुटेबल विंडो फंक्शन। पहले एक सुटेबल विंडो फंक्शन चूज करें। कौन सा विंडो फंक्शन हमें लेना है हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हम पहले वो चूज करते हैं। देन स्पेसिफाई अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स HD ओमेगा। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है, कुछ पैरामीटर्स गिवन है, तो उससे हम HD ओमेगा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उस HD ओमेगा से हम डिजायर्ड फिल्टर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, HDN, और HDN को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने विंडो फंक्शन से, और वहां से अपना फिल्टर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पॉइंट है कि अब जो फिल्टर कोएफिशिएंट्स आपके आए उससे आप फिल्टर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड आउट कर लेंगे, अगर जरूरत है तो, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक लो पास फिल्टर का स्पेसिफिकेशन गिवन है और ये फिल्टर हमें डिजाइन करना है, एफआईआर फिल्टर डिजाइन करना है। क्या क्या गिवन है ये देखो, ओमेगा पी, ओमेगा एस, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये चार चीजें आपको गिवन है। ओमेगा पी, ओमेगा एस, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये चार चीजें आपको गिवन है। आपको चाहिए क्या क्या? सबसे पहला स्टेप है सुटेबल विंडो फंक्शन सेलेक्ट करना। तो उसके लिए हमारे पास टेबल है और उस टेबल में हम देखेंगे कि हमें कौन सा विंडो चूज करना होगा। तो जो पीक एरर स्पेसिफिकेशन डेल्टा 2 है, विच इज 0.01,
वहां से हम फाइंड आउट करेंगे अपना अटेन्युएशन, जो कि आता है -40 dB। और -40 dB जो है वो किस वैल्यू के अंदर आता है इसमें, इस कॉलम में, ये चेक करेंगे। तो इस कॉलम में जो -40 dB आता है वो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। मतलब इसके लिए हम रेक्टेंगुलर तो यूज नहीं करेंगे, या तो हम हैनिंग करेंगे या हैमिंग करेंगे या ब्लैकमैन करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं हैनिंग से। फर्स्ट चॉइस हमारी रहती है कि फर्स्ट जिस विंडो के अंदर है वैल्यू आ रही है, हम पहले उसको चूज करें। अगर उससे हमारा रिस्पांस सही नहीं आता है तब हम दूसरे विंडो की ओर चलते हैं। अदरवाइज हम कोशिश ये करते हैं कि पहले जो वैल्यू आ रही है, जिसके अंडर पहली वैल्यू, पहला फंक्शन, उसको चूज करते हैं। तो पहला फंक्शन है हैनिंग विंडो। अच्छा, अब हैनिंग विंडो हमने चूज कर लिया तो हमें क्या चाहिए, फिल्टर ऑर्डर। और फिल्टर ऑर्डर हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, मेन लोब से। कहां से, मेन लोब से। और मेन लोब विड्थ क्या होता है, मेन लोब विड्थ अगर हमें फाइंड आउट करना है हैनिंग विंडो का, तो यह है 8 पाई बाई एम, 8 पाई बाई एम। और अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कर दें, दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कर दें, स्टॉप बैंड और पास बैंड, उसी की मेन लोब की वजह से ही तो आता है ट्रांजिशन बैंड। और ट्रांजिशन बैंड क्या है, ओमेगा पी और ओमेगा एस के बीच का बैंड। तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी विल बी इक्वल टू 8 पाई बाई एम। और m कितना होना चाहिए, यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 0.1 बाई, सॉरी 8 बाई 0.1। तो m आपका आता है 80। मींस m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। फिल्टर लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो फिल्टर ऑर्डर कितना होगा, 79, ग्रेटर देन और इक्वल टू 79। तो n हमने चूज कर लिया, या तो हम 79 चूज करें या हम 80 चूज करें। हमने टाइप 1 फिल्टर सेलेक्ट किया है और टाइप 1 फिल्टर के लिए फिल्टर ऑर्डर इवन चाहिए, तो हमने उसको 80 ले लिया। ठीक है। स्टेप 2, स्पेसिफाई द डिजायर्ड फिल्टर रेस्पॉन्स। डिजायर्ड फिल्टर रेस्पॉन्स चाहिए एच डी ओमेगा। तो जो फंक्शन यहां गिवन है, इससे हम अपना एच डी ओमेगा बनाएंगे। एच डी ओमेगा क्या कह रहा है, इट इज 1 when delta omega is less than equal 0.25 पाई। अब ये 0.25 पाई क्या है, ये है ओमेगा सी। ये क्या है, ओमेगा सी। और ओमेगा सी कहां से आएगा, ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी बाई 2। ठीक, तो ये है ओमेगा सी। एंड 0 if 0.25 pi is less than omega less than pi, then compute the coefficients of the desired filter। जो डिजायर्ड फिल्टर है उसके कोएफिशिएंट्स कंप्यूट करने होंगे। तो कैसे करेंगे, इनवर्स डीटीएफटी लेंगे। जो हमारा एच डी ओमेगा आया है उसका इनवर्स डीटीएफटी लेंगे, उससे एच डी एन फाइंड आउट हो जाएगा। और उस एच डी एन का, जो एच डी एन हमारा आएगा, उस एच डी एन को अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस एच डी एन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने विंडो फंक्शन से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा हमारा फिल्टर कोएफिशिएंट। ठीक है, इतना प्रोसेस है। और इसके बाद आपके फिल्टर कोएफिशिएंट्स रेडी हो जाते हैं। फिल्टर कोएफिशिएंट्स आने के बाद आप चाहें तो उसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लें, उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर लें, ईदर बाय Z ट्रांसफॉर्म और बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म। किसी भी तरीके से उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर लें। ठीक है,
और आपका FIR फिल्टर रेडी है। चलो इसके आगे अब अगले लेक्चर में